Now we are discussing the managed floating system. Okay. Earlier there were two floating systems which are being discussed by us. One is the fixed floating system and another is the fixed exchange rate system and another is the floating exchange rate system. फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम में सरकार डिसाइड कर रही है कि आपकी एक्सचेंज रेट की क्या कीमत होगी, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही हैं कि क्या उसका एक्सचेंज रेट होगा, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रही है। बट एक नया सिस्टम आप अडॉप्ट कर रहे हो, दैट इज़ मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, जिसमें फ्लोटिंग तो है, मतलब मार्केट फोर्सेस तो डिसाइड कर ही रही हैं, मगर उसको कभी कभी मैनेज करना पड़ता है। और वो कब मैनेज करना पड़ता है, जब इसके पास जो प्राइसेस हैं बहुत ज़्यादा हाई और लो हो जाती है, मतलब या तो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर जाता है आपका एक्सचेंज रेट सिस्टम, और या बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट कर जाता है। अब अप्रिशिएट कब करता है, जब आपकी मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट या डिमांड कम है कंपैरेटिव टू योर डोमेस्टिक करेंसी। ओके, और इससे क्या है कि आपके पास जो डोमेस्टिक करेंसी की कीमत है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब आपको कम नंबर ऑफ यूनिट्स देने पड़ते हैं एक यूनिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लेने के लिए। और डेप्रिसिएशन कब होती है, जब आपकी डिमांड डोमेस्टिक करेंसी की गिर जाती है, मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है, तो उस केस में आपकी जो डेप्रिसिएशन होनी शुरू होती है, मतलब आपको नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ जो फॉरेन करेंसी है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बहुत ज़्यादा देने पड़ेंगे उस फॉरेन करेंसी को लेने के लिए। मतलब यहाँ पे डिमांड इंक्रीज कर रही है फॉरेन करेंसी की और यहाँ डिमांड डिक्रीज कर रही है। अगर ये डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हो जाए तो इसको मैनेज करने के लिए सरकार क्या करती है, रीवैल्यूएशन ऑफ दी एक्सचेंज रेट्स करती है। रीवैल्यूएशन मतलब डेलिब्रेटली उसको बढ़ाया जाता है, फॉरेन करेंसी के कीमत को बढ़ाया जाता है। ओके, डेलिब्रेटली। वो कैसे बढ़ाया जाता है कि आप क्या करोगे कि मार्केट फोर्सेस, यहाँ डिमांड बढ़ गई है आपके पास, तो उसको बढ़ाने के लिए आपके पास जब जैसे जैसे डिमांड ज़्यादा होगी और सप्लाई कम होगी, तो आपके पास जो कीमत है फॉरेन एक्सचेंज की वो बढ़ती चले जाएगी। सप्लाई कम, डिमांड ज़्यादा, तो प्राइस बढ़ती चले जाएगी। अब आपने क्या किया, सप्लाई को एक्सपेंड कर दिया, सप्लाई बढ़ा दी है, यहाँ पे ये आपने सप्लाईज बढ़ा दी हैं मार्केट में। ओके, सप्लाईज इंक्रीज कर दिया। ओके, सप्लाईज को एक्स्ट्रा कर दिया मार्केट में, और जैसे सप्लाई बढ़ी तो आपकी डिमांड सप्लाई का मिसमैच कम होते ही उसकी प्राइस नीचे आ जाएगी। ओके, तो मतलब उसकी वैल्यू कंट्रोल में आ जाएगी, मैनेजेबल आ जाएगी। और एप्रिसिएशन कब होती है, जब डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी डिक्लाइन करती है डोमेस्टिक करेंसी के कंपैरेटिव। ओके, तो वो क्या करता है, एप्रिशिएट कर जाता है करेंसी की वैल्यू मार्केट में। अब एप्रिशिएट कर गई तो ये भी हमारे, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली ज़्यादा एप्रिशिएट कर गई तो ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम अपनी करेंसी को डी वैल्यू कर देते हैं। डी वैल्यू किस तरह से करते हैं, एप्रिशिएशन तब होती है जब आपके पास डिमांड ज़्यादा है और डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ओके, एप्रिसिएशन कब होती है, जब डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है। ओके, तो आपकी सप्लाई ज़्यादा है तो उससे क्या है कि आपकी करेंसी की, मतलब फॉरेन करेंसी की कीमत आपकी गिरनी शुरू होती है और डोमेस्टिक करेंसी की कीमत आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड आपकी क्या कहते हैं कम है फॉरेन करेंसी के लिए और सप्लाई आपकी फॉरेन करेंसी की ज़्यादा है। अब आपने क्या किया, उस सप्लाई को कम करना शुरू कर दिया। ओके, डीवैल्यूएशन करनी शुरू कर दी अपनी डोमेस्टिक करेंसी की। वो कैसे की, आपने फॉरेन करेंसी की सप्लाईज को स्क्वीज कर दिया, सप्लाईज आर रिड्यूस्ड। ओके, इन कंपैरिजन टू डिमांड।
के कंपैरिजन में सप्लाई को कम कर दिया, और जैसे ही सप्लाईज को आपने कम किया करेंसी की डिमांड के कंपैरिजन में, तो उसकी जो वैल्यूएशन है फॉरेन करेंसी की वो बढ़नी शुरू हो गई। तो इस तरह से एप्रिसिएशन को हम कंट्रोल करते हैं डिवैल्यूएशन से, और डेप्रिसिएशन को कंट्रोल करते हैं हम रीवैल्यूएशन से। ओके, तो ये तो हमारे पास दो इम्पैक्ट्स थे। अब आते हैं वापस दोबारा से हम मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम में। तो फ्लोटिंग सिस्टम जो है, जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होती है प्राइसेस एक्सचेंज रेट की, वो तो बहुत बढ़िया है, मगर कई बार क्या होता है कि आपके पास जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है। तो उसको मॉडरेट करने के लिए गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट आती है। तो हम किसको बोलते हैं? सेंट्रल बैंक को बोलते हैं कि इंटरवीन करो और इस एक्सचेंज रेट को मॉडरेट करो, स्टेबलाइज करो, नहीं तो हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को नुकसान होगा। तो ये है आपके पास मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, वेयर सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स into the market to stabilize the exchange rate, so that the economic activities does not get affected because of volatility in the exchange rate in the markets. Okay, अब मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम का फीचर क्या है? ये दो सिस्टम्स को इकट्ठा लेके चल रहा है, एक फिक्स्ड सिस्टम और एक फ्लोटिंग सिस्टम, दोनों को कंबाइन करके चल रहा है। दूसरा इसका क्या है कि ये तभी इंटरवीन कर रहा है सेंट्रल बैंक जब मार्केट में या तो बहुत एक्सट्रीम डेप्रिसिएशन हो रही है या एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रही है। और तीसरा ये तब ये कैसे करता है इंटरवीन? आइदर बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज डायरेक्टली फ्रॉम द मार्केट और थ्रू द मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, अब हमारे पास दो टर्म्स और रह गई, एक है डर्टी फ्लोटिंग और दूसरा है क्लीन फ्लोटिंग। जब तो सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन करता है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट ऑफ द एक्सचेंज रेट्स करता है मार्केट में, उस सिस्टम में हम इसे कहते हैं डर्टी फ्लोटिंग। बिकॉज यहाँ जो है ये सरकार जानबूझ के ऊपर नीचे कर रही है करेंसीज को, सेंट्रल बैंक जानबूझ के ऊपर नीचे कर रहा है, और ये इसलिए किया जाता है ताकि ट्रेडिंग पार्टनर्स को हम हार्म कर सकें। ओके, और क्लीन फ्लोटिंग सिस्टम वो सिस्टम है जहां एक्सचेंज रेट्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की लीस्ट इंटरवेंशन है और वो पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस के हवाले छोड़ दिया गया है, तो उसे कहते हैं हम क्लीन फ्लोटिंग सिस्टम। सो दैट इज व्हाट द मैनेज फ्लोटिंग सिस्टम, डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम्स। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इट इज़ द मार्केट इन विच करेंसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस आर ट्रेडेड। मतलब एक ऐसी मार्केट जहाँ डिफरेंट करेंसीज की डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसीज अवेलेबल हैं, उनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं, बाय एंड सेल कर सकते हैं। और ये बाय एंड सेल कौन कर रहा है आपके लिए? कमर्शियल बैंक्स कर रहे हैं, अथोराइज्ड डीलर्स कर रहे हैं, या मॉनेटरी अथॉरिटीज़ कर रही हैं, वो आपके लिए बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फॉरेन करेंसीज कर रही हैं इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब इसके फंक्शंस क्या हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में? सबसे पहला फंक्शन है आपके पास ट्रांसफर फंक्शन। ओके, ट्रांसफर फंक्शन में आप क्या करते हो? परचेजिंग पावर ट्रांसफर करते हो करेंसी की। ओके, ट्रांसफर्स दी परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज। ओके, मतलब हमने अपनी डोमेस्टिक करेंसी देके डॉलर्स खरीदे, तो उस डॉलर की जो के साथ जो पावर अटैच्ड है वो अब हमें मिल गई है, और उस पावर से हम जो गुड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री में अवेलेबल हैं, या जिसको जो पेमेंट करनी है वो हम कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र फंक्शन में ये परचेजिंग पावर ऑफ करेंसीज इज बीइंग ट्रांसफर्ड amongst different nations। ओके, तो ये आपके पास पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन क्या है आपके पास? क्रेडिट
फंक्शन। ओके, क्रेडिट फंक्शन क्या है कि हमारा वी आर एक्चुअली इनटू बिजनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ओके, and this export and import requires foreign currency. Fine. So foreign currency जो चाहिए वो हम क्या करते हैं, कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हैं तो उसे क्रेडिट बेसिस पे किया जा रहा है। तो उस क्रेडिट के लिए जो हमें फॉरेन करेंसी चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से हमें अवेलेबल होती है फॉर कैरिंग आउट द, मतलब आपने कुछ एडवांस दे दिया तो आपके पास गुड्स बाकी के मतलब गुड्स आपको इंपोर्ट होके आ गए हैं। जैसे जैसे आपके पास इंपोर्ट्स आती जा रही हैं तो आप अपनी फॉरेन करेंसी जो आपने अरेंज कर रखी थी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से थ्रू बैंक्स, थ्रू मॉनेटरी अथॉरिटीज़, तो आप वो क्रेडिट जो आपने ले रखा था उसके आप पेमेंट कर दोगे एंड लेटर ऑन यू विल सेटल डाउन इट विद योर ओन बैंक्स विद द डोमेस्टिक करेंसी। ओके, और अगर आपने एक्सपोर्ट करना है तो आपने उसके लिए भी आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, कुछ फॉरेन करेंसी चाहिए, तो यू आर गेटिंग इट अरेंज फ्रॉम द बैंक्स एंड लेटर ऑन यू सेटल इट विद द बैंक्स ऑफ योर डोमेस्टिक टेरिटरी विद डोमेस्टिक करेंसीज। तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए आपको जो क्रेडिट चाहिए वो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से फॉरेन करेंसी की फॉर्म में आपको अवेलेबल होता है। फिर आपके पास अनदर फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन क्या है कि इन एनी बिजनेस देयर आर चांसेस दैट वी विल सफर losses in upcoming future. Okay, so to cut down those losses we hedge currency। मतलब कि आने वाले टाइम में अगर हमें ये लग रहा है कि रुपये की वैल्यू और डिक्लाइन करेगी तो आज ही हम रुपये को खरीदना शुरू कर देंगे इन कंपैरिजन, आज ही हम डॉलर को खरीदना शुरू कर देंगे इन कंपैरिजन, सो दैट कि आने वाले टाइम में हमें ज़्यादा कीमत ना चुकानी पड़े उसी डॉलर को खरीदने के लिए। या फिर हमें ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में रुपये की कीमत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आज जो हमने डॉलर खरीदा है वो तो हमने 76 का खरीदा है, मगर आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रुपये की कीमत 70 रुपीज़ हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू डॉलर, तो आज बेच देंगे हम, जो भी बेनिफिट है फिर वो उससे हम ज़्यादा डॉलर खरीद लेंगे लेटर ऑन स्टेज पे जब हमें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के लिए पैसा चाहिए होगा। तो ये है कि हम अपने फ्यूचर लॉसेस को कट डाउन करने की कोशिश करते हैं थ्रू हेजिंग फंक्शन। ओके, अब हमारे पास यहाँ दो मार्केट्स दी हुई हैं, एक है स्पॉट मार्केट और दूसरी है हमारे पास फॉरवर्ड मार्केट। ओके, स्पॉट मार्केट को हम डेली मार्केट भी बोलते हैं। ओके, और डेली मार्केट का मतलब है कि हमारे पास द वैल्यू ऑफ करेंसी विल बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब आप अगर गोल्ड खरीदने जा रहे हो मार्केट में तो वो दो कीमतें दिखाता है कि जी आज का रेट तो ये है, आने वाला रेट ये हो सकता है। मतलब आज अगर आप डिसाइड करो तो आने वाले टाइम में आपको ये रेट मिल सकता है। जो आने वाला रेट है वो तो कहाँ होता है,
फ्यूचर्स मार्केट में। ओके फाइन। और जो आज का रेट है वो कहाँ डिसाइड होता है? स्पॉट मार्केट में। मतलब आज अगर गोल्ड की कीमत 46,000 है 10 ग्राम की, तो वो आज की कीमत है, वो स्पॉट मार्केट की कीमत है। मगर आपको आपके गोल्ड स्मिथ ने कहा नहीं, आप अभी रुक जाओ, एक हफ्ते बाद इसकी कीमत 44,000 हो जाएगी। तो आपने कहा चल ठीक है, आज के हिसाब से आज के दिन आने वाले एक हफ्ते के बाद मेरे को तो 44,000 पे गोल्ड सप्लाई कर दियो इतना। ओके तो वो जो आज ट्रांजैक्शन हो गई, तो उस ट्रांजैक्शन पे वो आपको फ्यूचर डेट पे वो ट्रांजैक्शन फुलफिल करेगा, मतलब 44,000 पे डील करेगा एक हफ्ते बाद। आज फिक्स हो गया, तो ये जो आज फिक्स हुआ मगर पेमेंट डिलीवरी आपको एक हफ्ते बाद है, उसे कहते हैं हम फ्यूचर्स मार्केट। बट आज अगर आप अभी खरीद के लेके जाना चाहोगे तो इसे कहते हैं स्पॉट मार्केट या डेली मार्केट। और इस डेली मार्केट में आपकी गोल्ड की कीमत आज 46,000 रुपीज़ है 10 ग्राम की। सेम वे करेंसी के साथ है कि आज रुपी कितने का है, 72, 73, 74, 75, कुछ भी जो कीमत है वो आज है। एक हफ्ते बाद उसकी कीमत क्या होगी, वो फ्यूचर्स मार्केट में। तो हेयर the value of currency is decided for future date on this particular day, ठीक है, and the currency will be delivered in future date at the price fixed beforehand। ओके अब फ्यूचर में वो 44 की जगह 42 हो जाए तो आपको 2,000 का नुकसान हो जाएगा, और अगर वो 44 की जगह 46 ही रहा या 47, 48 हो गया तो आपने तो सस्ते में खरीद ली। तो ये फॉरवर्ड मार्केट है और स्पॉट मार्केट में डिफरेंस है। अब फॉरवर्ड मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? फॉरवर्ड मार्केट का पहला फंक्शन है हेजिंग फंक्शन। ओके हेजिंग फंक्शन क्या है? इट हेल्प्स इन कटिंग डाउन द लॉसेस। ओके सो आज एक अजम्पशन है कि आने वाले टाइम में कीमत बढ़ने जा रही है, तो आप क्या करोगे, आज ही वो करेंसी खरीदनी शुरू कर दोगे ताकि आपको फर्दर ज़्यादा पैसा ना देना पड़े। या आपको ये लग रहा है कि आने वाले टाइम में करेंसी की कीमत गिरने वाली है, तो आज आप अपनी महंगी करेंसी को डिस्पोज ऑफ कर दोगे और फिर हफ्ते बाद जाके उसे या डिसाइड कर लेंगे, आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हफ्ते बाद उसे 70 में अवेलेबल होगी या 68 में अवेलेबल होगी, तो आप उस कीमत में खरीदोगे वहाँ पे। ओके तो ये जो एस्पेक्ट है इससे क्या है, आपके लॉसेस को कट शॉर्ट करने में हेल्प करता है हेजिंग फंक्शन। ओके दूसरा फंक्शन क्या है कि आर्बिट्रेज फंक्शन है। आर्बिट्रेज फंक्शन में क्या है कि आप क्या करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो आपकी करेंसीज की टू और मोर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स में। मतलब हेयर यू आर बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज इन टू और three different foreign exchange markets। अब जहां से आपने सस्ता खरीदा और दूसरी जगह जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट महंगी थी वहां जाके आपने वो करेंसी बेच दी और इस तरीके से आपने वहां से फायदा कमा लिया। तो मतलब आर्बिट्रेज में क्या है
कि सस्ती मार्केट में से खरीद के महंगी मार्केट में आप अपने करेंसी को सप्लाई कर देते हो। दस इस तरीके से वो आपके स्टेबलाइज करने में हेल्प करती है, बैलेंस करने में हेल्प करती है कि आपने यहाँ पे 50 रुपये का खरीदा, कहीं पे आपने 60 रुपये का खरीदा, कहीं पे आपने 65 रुपये खरीदा, तो आपने क्या किया, 50 और 60 वाली जो करेंसी थी वो 65 वाली मार्केट में जाके सेल कर दी और उससे आपने बैलेंस आउट कर लिया। तो ये आर्बिट्रेज है। फिर है आपके पास स्पेकुलेशन। ओके, तीसरा एस्पेक्ट आप क्या करते हो, स्पेकुलेशन। यहाँ जो एसेट्स हैं जो फॉरेन एक्सचेंज खरीदी या बेची जाती है, इसमें कोई लॉसेस कट डाउन करने का, बिजनेस ट्रांजैक्शन करने का मतलब नहीं है। ये प्योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का सिस्टम है कि प्रॉफिट कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाया जाए। ओके, तो वो अपने स्पॉट प्राइसेस को इंक्रीज करने के लिए आने वाले टाइम में कि जी आज आपने 50 रुपये खरीद ली की चीज़ थी और आने वाले टाइम में वो 60 की होगी, तो आप क्या करोगे, एकदम से उसकी डिमांड बढ़ानी शुरू करवा दोगे करेंसी की। तो वो एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद उसकी कीमत जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहाँ चले जाएगी। ओके, या फिर आप डेलिबरेटली इनको गिरना शुरू कर दोगे क्योंकि आपने आज डिस्पोज ऑफ कर दिए, तो आप उसे बियरिश ट्रेंड की तरफ पुश करना शुरू कर दोगे। फिर जब वो सस्ती हो जाएगी वहाँ से उठा के फिर आप उसे महंगी लेवल्स पे बेच दोगे और इस तरीके से आप क्या करते हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने की कोशिश करते हो। तो स्पेकुलेशन में क्या है, डेलिबरेटली या तो प्राइसेस को पुश कर रहे हो आप मार्केट में या डेलिबरेटली प्राइसेस को सप्रेस कर रहे हो जिससे आप प्रॉफिट कमा सको। ओके, एंड दैट इज व्हाट द स्पेकुलेशन इज। ओके, और स्पेकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मार्केट में। अगर बैलेंस्ड चले मार्केट तो कोई भी ट्रेडर उसमें ट्रेड करने की ट्रेड करना नहीं चाहेगा। Everybody wants to earn more and more profits. So in order to earn more and more profits, they go for speculation, artificial fixation of prices. Speculation means artificial fixation of prices by the speculators, okay, either on the upside or on the low side, in order to earn profits by finding out the gap between difference between the what the price they have purchased and the price at which they will be able to sell in the market। तो ये स्पेकुलेशन का काम है जो फॉरवर्ड मार्केट्स में किया जाता है। ओके जी, अब हम आ जाते हैं कि फैक्टर्स जो हैं आपके लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्सचेंज रेट। ओके, सबसे पहला फैक्टर जो आपको इफेक्ट करता है वो है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, अब आपके पास अगर एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो रही हैं तो करेंसी की सप्लाई एकदम से इंक्रीज करती जाएगी। तो पहला है आपके पास एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। ओके, इफ एक्सपोर्ट्स आर मोर देन इंपोर्ट्स, ओके, so exports are more than imports, there will be increase in foreign currency supply। तो फॉरेन करेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी सप्लाई, तो डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो जाएगी आपके पास। तो ये तो है आपका एक्सपोर्ट्स का इफेक्ट। और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं एक्सपोर्ट से तो क्या है, इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी डिमांड हो जाएगी। डिमांड ज़्यादा होने से फॉरेन करेंसी की वैल्यू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एज कंपेयर टू डोमेस्टिक करेंसी। ओके, तो ये है। फिर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास ज़्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके, पहला केस है अगर इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है तो इंक्रीज से क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। ओके,
outflow of foreign currency. So increase in foreign currency means inflow of foreign currency means कि आपकी जो इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी मींस कि आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा हो गया। और डिक्रीज इन मतलब डिमांड ज़्यादा हो गई है। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके पास कम आ रही है, ओके, तो आपके पास डिक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, मतलब आपके पास फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज कर रही है। और फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज करने से आपकी करेंसी की डिमांड जो है, अगर डिमांड एज कंपेयर टू सप्लाई अगर बढ़ जाती है तो करेंसी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू गिर जाएगी और फॉरेन करेंसी की वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लो एंड आउट इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी को डिसाइड करता है। अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बाहर ज़्यादा कर दी है तो आउटफ्लो हो जाएगा, और अगर आपके कंट्री में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आ गया तो इनफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। फिर है स्पेकुलेशन। ओके, तीसरा एस्पेक्ट है स्पेकुलेशन, जो करेंसी के एक्सचेंज रेट्स को डिसाइड करता है। ओके, एक करंट डिपेंड ऑन दी, अगर the speculators are considering that the US dollar is going to be more stronger in the coming days, so they will buy more and more US dollars right now। तो इससे क्या है कि करेंसी आपकी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। और अगर ये लग रहा है स्पेकुलेटर को कि आने वाले टाइम में यूएस करेंसी जो है वो वीक होगी, मतलब डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होगी, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, उसे सेल ऑफ करना शुरू कर देंगे टू बाय एट द फ्यूचर डेट, सो दैट विल हेल्प इन मेकिंग योर करेंसी स्ट्रॉन्गर एंड द यूएस डॉलर्स विल डिमांड फॉर द डॉलर्स विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो ये आपके एक्सचेंज रेट को इफेक्ट करेगा। एंड लास्ट इज द कैपिटल मूवमेंट। ओके, कैपिटल मूवमेंट मतलब आपके परचेज ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज किस कंट्री में हो रही है। अगर कैपिटल मूवमेंट आपके कंट्री में ज़्यादा हो रही है, मतलब आपके कंट्री में पैसा इनफ्लो कर रहा है, तो फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज कर जाएगी, जिससे क्या है कि वो ये शो करता है कि आप एक इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन हो, तो आपकी डोमेस्टिक करेंसी स्ट्रांग होनी शुरू हो जाएगी। और अगर आपके कंट्री से कैपिटल मूवमेंट बाहर होना शुरू हो जाता है, दैट शोज पीपल हैव लेस फेथ इन योर इकोनॉमी, एज ए रिजल्ट ऑफ विच द वैल्यू ऑफ करेंसी विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, क्योंकि आपसे फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके पास डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं फॉरेन मार्केट के। ओके।